नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 मौजूद है ग्वालियर में। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ होंगे और ये है ऑगस्टा वेस्टलैंड 109 पावर हेलीकॉप्टर, जिसमें हम उनके साथ पहुंचेंगे अशोकनगर, जहां उन्हें एक सभा को संबोधित करना है। और इस बीच बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुआ था वो चुनाव कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हुए ज्योतिरादित्य नजर आए थे, लेकिन इस बार वो खिलाड़ी है बीजेपी के। तो कितनी सीटें बीजेपी की झोली में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने वोटर्स और अपने तमाम साथियों के साथ डालने वाले हैं, और क्या वो हो सकते हैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री? इन सारे सवालों का जवाब वो खुद देंगे। बस हम इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे भारत 24 के कैमरे के सामने। और इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। हम हेलीकॉप्टर में सवार हैं और जो अगला पड़ाव है, जो अगली सभा है, वो अशोकनगर में होने वाली है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिली है, और वो जिम्मेदारी ये है कि ग्वालियर और चंबल की सीटें जो बीजेपी के हक में कभी नहीं रही है, वो लेकर आना है। ज्योतिरादित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत में। अब 2018 में जब आप कांग्रेस के लिए प्रचार करते थे, तब आपके पूरे के पूरे रीजन में 27 सीटें आई थी, 26 सीटें। और इस बार आपके पास बीजेपी का झंडा है और पूरा आपका इलाका है। टैली में बदलाव आप देख रहे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम केवल ग्वालियर चंबल में नहीं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में लहराएगा, और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5वीं बार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से आप चुनाव लड़े हैं। आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। चुनाव लड़ने को लेकर दोनों ही पार्टियों के अप्रोच में आपको अंतर लगा है? जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के रूप में ही हम लोग काम करते हैं। आप कितने भी बड़े नेता हो, आम कार्यकर्ता के रूप में आपको जमीन पर काम करना होगा। उसी भावना के साथ एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का लगता है, नंबर 1। नंबर 2, कि जहां तक चुनाव की बात है, जो एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना उस कार्यकर्ता का धर्म बनता है। और यहाँ एक बॉटम अप स्ट्रक्चर है, जिसके तहत अनुशासन के आधार पर कार्य किया जाता है। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स तो ये कह रहे हैं कि आपके जाने से उनको एक बड़ा फायदा हुआ कि वहां गुटबाजी खत्म हो गई। अब गुटबाजी यहाँ बीजेपी में शुरू हो गई। अगर ये कह रहे हैं कि वहां गुटबाजी खत्म हो रही है, तो पावर ऑफ अटर्नी क्यों दिया जा रहा है एक पूर्व मुख्यमंत्री से दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को, कि मुझे जितने भी गालियां मिल रही हैं आप लीजिएगा मेरे बिहाफ पे? अगर गुटबाजी खत्म हो रहा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को, जाके दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कुर्ते फाड़ो। ये शीश नेतृत्व के स्तर पर है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर ये शीश नेतृत्व के स्तर पे है, तो जमीन पे कितनी गुटबाजी होगी। पुतले फूके जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सौदा किया है। अगर 2018 में वो धोखा नहीं देते, सौदा नहीं करते, तो 5 साल कांग्रेस की सबसे बड़ा धोखा तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता को दी। ये कांग्रेस पार्टी कभी सीखती नहीं है। डीपी मिश्रा जी के समय में भी मेरी हाजी अम्मा राजमाता साहब को ललकारा था, और जब उनको ललकारा था तब उन्होंने डीपी मिश्रा को धूल चटाया था, इसी विषय पर, जनता के विषय पर। और जितनी भी मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस की गई थी, सारा का विश्वासघात हुआ, और फिर मुझे ललकारा गया।
और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विशाल नेतृत्व, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि उनके नेतृत्व में कार्य करने का मुझे मौका मिला है। आपको कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और मैं आपको दो चश्मों से पूछ रही हूँ, एक जब आपने कांग्रेस पार्टी के नेता रहते उन्हें देखा, और एक जब इस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपने उनको तौला, क्या डिफरेंस था? मुझे बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी से सीखने को मिला है पिछले 3 वर्षों में। समर्पण भाव, माँ भारती के प्रति किस तरीके से कार्य करने की एक विचारधारा, डिलीवरी पर, टाइमलाइंस पर, संवेदनशीलता के साथ और सहानुभूति के साथ किस तरीके से पूरी टीम को इकट्ठा किया जाए, पूरे टीम का मार्गदर्शन कैसे किया जाए। वे केवल एक टीम के कप्तान नहीं हैं, वे एक टीम प्लेयर भी हैं, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है उनसे, और आगे भी मेरी इच्छा है कि उनसे मैं सीखूं। उन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है। आपसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इनफैक्ट पूरी बीजेपी पार्टी से, कि भाई 18 साल जिस चेहरे के बूते सरकार चलाई गई है, उस चेहरे का नाम आगे क्यों नहीं? शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ने से क्यों कौन कह रहा है ये? आपको कौन कह रहा है? बीजेपी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ ये चुनाव लड़ रही है। हम सब अपने अपने गृह क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम सब उतनी ही मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, उतनी ही मजदूरी कर रहे हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि आज अगर मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य 2003 से उठाकर बेमिसाल राज्य अगर बनाया है, तो इसमें 90%, और मैं कह रहा हूं 90% मिनिमम 90% श्रेय अगर किसी को जाता है तो शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। शिवराज सिंह चौहान, आप, नरेंद्र सिंह तोमर, बहुत से ऐसे नाम आ रहे हैं, लेकिन आपने अभी हाल ही में नवंबर में ही बयान दिया था कि सिंधिया परिवार का कोई भी सीएमशिप की रेस में नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर आपको कभी नहीं देखा जाएगा? मैं कह रहा हूं कि मैं सीएम की दौड़ में नहीं हूं, ना मैं 2018 में था, ना मैं 2013 में था, ना आज हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता के विकास और प्रगति का सिपाही हूं। रूबिका जी, अगर आपने इतिहास के पन्ने पलटे हों, ना मेरी आजी अम्मा, ना मेरे पूज्य पिताजी और ना मैं, कभी भी हम कुर्सी की दौड़ पे कभी नहीं रहे। 2018 में हमको प्रोजेक्ट किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और कमलनाथ जी को चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि रूबिका जी को सीएम बनाना है। मैंने कहा मैं फुल्ली सपोर्ट करूंगा रूबिका जी को, 1 सेकंड नहीं लिया मैंने। मेरी आशा अभिलाषा कभी भी कुर्सी के लिए नहीं रही है। हाँ, पर जनता का विकास, जनता की प्रगति, उसके लिए मैं बहुत आशान्वित हूँ, बहुत अभिलाषा है और बहुत संकल्प भी है, और इन 3 सालों में मैंने करके भी दिखाया है।